डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे ने जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से जो चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हैं और इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट हुआ उसकी स्टडी की थी। यानी इन्होंने विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित आवेश और इलेक्ट्रोड पर एकत्रित मात्रा के मध्य संबंध का अध्ययन किया था। तो और उसी अध्ययन के आधार पर इन्होंने अपना नियम दिया। तो इन्होंने दो नियम दिए। तो पहला फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस गिवन बाय फैराडे। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, the amount or substance deposited on any electrode is proportional to quantity of electric charge passed through the electrolyte। यानी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन से अगर हम आवेश प्रवाहित करते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत अपघट्य की किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित मात्रा होगी वो उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगी। यानी ये लॉ है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through an electrolyte, the amount of substance deposited कहाँ? ऑन इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड हो सकता है, इज प्रोपोर्शनल टू the quantity of electric charge passed through the electrolyte। यानी जब किसी विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित
पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य से प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है कि अगर किसी भी विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य से प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। इसको जो है स्टेटमेंट जो है नोट कर लीजिए। अब देखिए, मान लेते हैं कि लेट Q कूलम चार्ज इज पास थ्रू an electrolyte and W ग्राम, W जो है मान लेते हैं अमाउंट है, एंड W ग्राम में ही होगी अमाउंट। W इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस लिख लीजिए, एंड W इज मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। यानी इसमें मान लिया गया है कि Q कूलम आवेश जो है वो हम प्रवाहित करते हैं किससे? विद्युत अपघट्य से, इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य से, और W ग्राम जो है द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान पदार्थ का किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होता है, डिपॉजिटेड यानी एकत्रित होता है। तब इनके नियम से देन फ्रॉम दिस लॉ क्या लिख सकते हैं हम? W प्रोपोर्शनल टू Q, और Q आप जानते हैं किसके इक्वल होता है? I इंटू T। यानी यहाँ पे I क्या होगा? I इक्वल टू होगा करंट इन एम्पियर एम्पियर में विद्युत धारा, करंट यानी धारा, विद्युत धारा जिसको कहेंगे, और T क्या होगा? टाइम इन सेकेंड। यहाँ पर ये इसको रिप्रेजेंट करेगा।
तो इस W को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर W प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रखेंगे ZIT। तो यहाँ Z क्या है, वेयर Z इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब यहां से देखिए, अगर I की वैल्यू, करंट विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो और समय 1 सेकेंड हो, टाइम जो है 1 सेकेंड हो, इस इक्वेशन से I की वैल्यू 1, T की वैल्यू 1 सेकेंड अगर कर दी जाए, यानी I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसका मतलब Q इक्वल टू 1। तो यहां से क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू Z। तो यहां से हम Z को डिफाइन कर सकते हैं, यानी Z किसके इक्वल है, मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज और by 1 एम्पियर ऑफ करंट पास्ड फॉर 1 सेकेंड। तो यहाँ से हम Z को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is the mass of substance deposited by 1 coulomb of charge or by 1 एम्पियर of current passed for 1 second। यानी हम लिख सकते हैं, अतः विद्युत रासायनिक तुल्यांक एक कूलाम आवेश या 1 एम्पियर
विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड में एकत्रित पदार्थ की मात्रा है। तो ये हो जाएगी डेफिनीशन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, विद्युत रासायनिक तुल्यांक की। नाउ सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ देखते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटनी द्वितीय नियम। तो फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया जाए तो masses deposited at the respective electrode will be in the ratio of their equivalent mass। यानी अगर विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन से समान आवेश की मात्रा प्रवाहित की जाए तो संबंधित इलेक्ट्रोड पर एकत्रित मात्रा उनके तुल्यांकी भार के अनुपात में होगी। तो इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे, when the same quantity of charge is passed through different electrolyte, the masses of different electrolyte deposited या डिफरेंट सब्सटेंस लिख लीजिए, डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड at the respective electrodes will be in the ratio of their equivalent mass। यानी जब विभिन्न
वैद्युत अपघट्यों, विभिन्न वैद्युत अपघट्यों में आवेश की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है, तब संबंधित इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होती है। ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, फैराडे के सेकेंड लॉ का। तो इसका जो जस्टिफिकेशन था, यानी इस नियम की जो पुष्टि थी, इसको हम तीन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी तीन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लीजिए H2SO4, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, इसमें सेम क्वांटिटी चार्ज की जो है हम पास करके इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इसको जो है सिद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए तीन इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक में आपका H2SO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और एक में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, और तीनों में जो है सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है वो पास किया जाता है। ये एक्वस सॉल्यूशन है सभी, इसमें जो है ये सभी एक्वस सॉल्यूशन है, और इसको एक हम सेल से कनेक्ट कर दे रहे हैं। इस तरह से, तो इसमें फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट सेल में जो वोल्ट मीटर होगा, इसमें जो है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। इसमें सेकंड में जो है कॉपर, और थर्ड में जो है सिल्वर डिपॉजिट होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, यानी कॉपर और सिल्वर कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और यहाँ हाइड्रोजन कैथोड पे इवॉल्व होगी और ऑक्सीजन एनोड पर। तो इसमें जो है जो मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ कॉपर, ये होगा इक्विवेलेंट मास, ई यानी तुल्यांकी भार ऑफ हाइड्रोजन
और तुल्यांकी भार कॉपर का। सिमिलर वे में मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ सिल्वर, इसका जो रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट मास या तुल्यांकी भार कॉपर का और तुल्यांकी भार सिल्वर का। इसी तरह से मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ सिल्वर, ये होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ई यानी यहाँ पे इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। बाकी HCuAg जो सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे वो उसकी अमाउंट लिखी हुई है। और ये पाया गया है कि जो है हाइड्रोजन के जो मास जो डिपॉजिट हुआ, तो इससे जो इसके इक्विवेलेंट मास के रेशियो में जो ये डिपॉजिट हुए, तो एक तुल्यांक हाइड्रोजन यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर और 1 ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर, इसके लिए जो चार्ज की ज़रूरत पड़ती है वो ऑलमोस्ट 96,500 की ज़रूरत पड़ती है। यानी हाइड्रोजन के लिए जो है जो ये अमाउंट निकाला गया, जो इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट में सेम क्वांटिटी जो पास की गई, यानी ऑन पासिंग 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज जो है पास करने पर it has been found that कि mass of hydrogen deposited, ये जो मास जो पाया गया वो 1036 ग्राम पाया गया। इसी तरह से मास ऑफ जो कॉपर का जो डिपॉजिट हुआ वो 0.0003292 ग्राम डिपॉजिट हुआ। और मास ऑफ जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ वो 0.001118 ग्राम, इतना मास डिपॉजिट हुआ। और ये जो मास डिपॉजिट होता है वो इनके इक्विवेलेंट मास के अमाउंट में होता है। तो अब यहाँ से देखिए, यानी 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर, जो अभी हमने ऊपर इसके पहले बनाया था H2SO4 कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, उसमें जो हाइड्रोजन कॉपर और सिल्वर की जो अमाउंट डिपॉजिट हुई वो ये पाई गई। तो अब ये 1 कूलाम से इतना पाया गया। तो हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास ऑलमोस्ट 1, कॉपर का इक्विवेलेंट मास जो है 31.78 होता है और सिल्वर का इक्विवेलेंट मास जो होता है वो 107.88। तो इतने ग्राम के लिए हमें 1 कूलाम की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब्सटेंस के लिए जो इसका
तुल्यांकी भार होगा, इक्विवेलेंट मास होगा, उसके बराबर अमाउंट के लिए कितने कूलाम की जरूरत होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। तो फॉर हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 और 1 कूलाम से जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है उससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें इक्विवेलेंट मास को, तो 1 मतलब इक्विवेलेंट मास के बराबर अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए हमें कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी ये पता लग जाएगा। इसी तरह से कॉपर के लिए, कॉपर का इक्विवेलेंट मास 31.78 आता है। इसी तरह से सिल्वर के लिए जो है वो 107.88 होता है। यानी यहाँ से ये प्रूफ होता है कि अगर हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट करना है तो 96,500 कूलाम की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी अमाउंट को, इसी चार्ज की, इसी अमाउंट को, आवेश की इसी मात्रा को 1 फैराडे कहते हैं। तो ये इससे प्रूफ होता है। यानी ये क्या शो करता है, या दिस प्रूव्स दैट, या दिस शोज दैट 96,500 कूलम of electric charge will deposit one gram equivalent of any substance और इस यही जो 96,500 कूलाम है इसी को हम फैराडे कहते हैं। इस 96,500 कूलाम इज टर्म एज 1 फैराडे। और इसको F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ की मात्रा को एकत्रित करने के लिए 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, और यही 96,500 कूलाम जो होगा वो 1 फैराडे कहलाता है। और इसको F, कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को एकत्रित करने के लिए 96,500 कूलाम विद्युत आवेश की मात्रा
की आवश्यकता होती है। और यही 96,500 कूलाम जो होता है इसी को 1 फैराडे, 96,500 कूलाम को 1 फैराडे कहते हैं। और इसको जो है F से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल F लिखा जाता है। तो अब यहां से देखिए, फर्स्ट क्लास है, W इज इक्वल टू Z इंटू Q, और जब Q चार्ज जो है हमारा 96,500 कूलाम हो जाएगा तो W किसके बराबर आ जाएगा? E के बराबर। यानी जब हम 96,500 कूलाम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, जो एकत्रित मात्रा होगी किसी भी इलेक्ट्रोड पर, किसके बराबर होगी? वो 1 ग्राम तुल्यांक यानी तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा ग्राम में होगी। तो हम W की जगह E लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस फर्स्ट क्लास है E इज इक्वल टू Z इंटू 96,500 और Z इक्वल टू E बाई 96,500। तो यहाँ से जो है हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फर्स्ट लॉ आपका है W इज इक्वल टू ZIT और ये किसके इक्वल हो जाएगा? EIT बाई 96,500। न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर 2 सब्सटेंस हैं, मान लीजिए, यानी 2 पदार्थ हैं, सब्सटेंस A और B हैं और इनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z1 और Z2 हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है इनके Z1 और Z2 हैं और इनका जो इक्विवेलेंट मास यानी तुल्यांकी भार E1 और E2 है। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है? यहां से हम लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू E1 बाई 96,500 एंड Z2 इज इक्वल टू E2 बाई 96,500। या यहाँ से हम लिख सकते हैं Z1 बाई Z2 इक्वल टू E1 बाई E2। ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान दीजिएगा जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगी।
जो टोटल चार्ज होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज वो 1 फैराडे होता है। यही फैराडे कांस्टेंट कहलाता है। यानी 1 फैराडे क्या होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। एन यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर है और ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो इसी को जब रख करके सॉल्व करते हैं तो यही वैल्यू जो है आती है 96,480 और इसी को ऑलमोस्ट 96,500 मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या 1 यूनिट ऑफ चार्ज को जो है डिपॉजिट करने के लिए या किसी भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने के लिए 1 फैराडे की आवश्यकता होगी, 1 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कंपटीशन में एमसीक्यू क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट से सीधे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 सब्सटेंस हैं, इसके जो सोडियम का एटॉमिक मास 23, कैल्शियम का 40, एल्युमिनियम का 27 और इन पे जो चार्ज है वो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं रिस्पेक्टिवली, जो है क्रमशः इन पे इतने चार्ज हैं। तो 1 मोल सोडियम को जो है कैथोड पर डिपॉजिट करने के लिए, कैटायन है तो कैथोड पे जाएगा, तो 1 मोल यानी 23 ग्राम सोडियम के लिए 1 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 1 मोल, इसमें 2 यूनिट चार्ज है, तो 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। यानी 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे। 1 मोल एल्युमिनियम यानी 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे की ज़रूरत पड़ेगी। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे यहाँ से, और 1 यूनिट चार्ज है तो उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने के लिए 1 फैराडे की जो है रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज़ याद रखिएगा, तो बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को, आज का जो लेक्चर था फैराडे लॉ, उम्मीद है समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।